अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब जो है ना वो हम एल्केन और साइक्लो एल्केन्स की प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो ना इनकी वेरी करती हैं, डिपेंड करता है इनके वेट पे, ठीक है। वेट के हवाले से मीथेन से लेकर ब्यूटेन जो है ना यहाँ तक, ये सारी हमारे पास कलरलेस यानी ट्रांसपेरेंट कह लें, और ओडरलेस यानी बगैर स्मेल वाली गैसेस होती हैं, ठीक है। और पेंटेन से लेके हेप्टा डीकेन तक, हेप्टा यानी 7, डीकेन यानी 10, यानी कि 17, ठीक है। यानी कार्बन 17 वाले एल्केन जो है ना ये हमारे पास कलरलेस होते हैं। कलरलेस होने के साथ साथ ये भी ऑर्डरलेस होता है, लेकिन ये जो है ना हमारे पास होते हैं लिक्विड्स, ठीक है। अब बाकी आपने गैस कर दिया होगा कि कार्बन 18 और उससे आगे जितने भी हैं ये सारे हमारे पास होते हैं सॉलिड्स, ठीक है। और ये भी ज़ाहिर सी बात है कलरलेस होते हैं, और ये भी हमारे पास ओडरलेस होते हैं, ठीक है। तो मीथेन से ब्यूटेन तक यानी C1 से C4 तक गैसेस होती हैं, ठीक है। इसके बाद C5 से C17 तक ये हमारे पास होते हैं लिक्विड्स, और C18 ऑनवर्ड होते हैं हमारे पास सॉलिड्स। ये सॉलिड्स जो ना यहाँ पर वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। वैक्स पता होगा आपको, मोम जो होता है उसकी तरह होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, और बाकी तो प्रॉपर्टीज पता है ना, कलरलेस ऑर्डरलेस वगैरह, ठीक है। अब सॉलिड अगर कलरलेस होना तो वो रिफर करता है इसके ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, यानी कि ये वाइट होगा, और सेम लिक्विड के लिए, ठीक है। मज़ीद प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं। ये तो चले ये हो गया ना सॉलिड लिक्विड स्टेट्स के बारे से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये ना हमारे पास होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर होते हैं, या फिर कह लें कि ये बहुत ही वीकली पोलर होते हैं, यानी पोलैरिटी में इतनी वीक होती है कि उसको हम इतनी कम होती है कि हम उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। वीकली पोलर होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है अगर ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉलिड में डिसॉल्व होगा, ठीक है। ये नॉन पोलर सॉलिड में डिसॉल्व होगा, और पोलर सॉलिड में डिसॉल्व नहीं होता, या ये कह रहे हैं कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनमें डिजॉल्व हो सकता है ना, उनमें आपस एग्जांपल्स में एक तो बेंजीन आ जाता है, या देखिए बेंजीन C6 है, ठीक है। तो ये लिक्विड होगा। हमारे पास ईथर आ जाता है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह आ जाते हैं।
ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है और में नॉन पोलर सॉल्यूट यानी कि क्या कहते हैं एल्केन्स जो है ना वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में से कॉमन यहाँ पे वाटर है, तो वाटर में एल्केन्स आसानी से डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, एक और बात, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट और साथ साथ इनकी जो डेंसिटी, वेट वगैरह ये सब कुछ है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कार्बन नंबर के साथ साथ इंक्रीज होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता रहेगा ना तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह है उसकी भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, एक और बात ये है कि अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें ना तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कहने के 20 to 30 डिग्री के हवाले से बढ़ता रहता है। ठीक है, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं उनका, क्या कहते हैं डिफरेंट उनका जो एल्केन की होमोलोगस सीरीज है ना उसका डिफरेंस बता रहा हूँ। यानी मीथेन और ईथेन, इनके दरमियान जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का, बल्कि सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये 20-30 जो है ना ये एक रेंज है और ये डिपेंड करती है डिफरेंट चीज़ों पे। इस रेंज में ना हमारे पास सारे जितने भी एल्केन्स कवर हो जाते हैं, यानी तमाम एल्केन्स में ना कॉन्सेक्यूटिव एल्केन्स में डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का 20-30 डिग्री के तक होता है। ठीक है, और इसमें एक और बात भी है कि हमारे पास क्या कहते हैं जो ब्रांचेस होती हैं ना उनकी वजह से ना हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कहने के चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ब्यूटेन बना लेता हूँ मैं। ठीक है, C4H10 ये ब्यूटेन है। अब बनाता हूँ उसका स्ट्रक्चर। ये सिंपल ब्यूटेन है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ एक और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब देखिए हमें क्या फ़र्क है, ये जो है ना वो स्ट्रेट चेन है और इसमें हमारे पास एक ब्रांच आ गई। ठीक है, ये डिफरेंस की वजह से ना इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो मिलकर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही होगा तो जितना ब्रांचेस है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसके स्ट्रेट चेन से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो हमारा 55 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है हमारे पास -10.2 डिग्री सेल्सियस। देखें कितना डिफरेंस आ गया दोनों में। ठीक है, ये तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब एक और बात जो है ना वो ये है कि इसमें जो हमारे पास कार्बन आइटम होता है ना एल्केन्स में वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, सिंपली बात कर लेना तो ये कार्बन बनाता है। ठीक है, सिंपल बात करने से कि कार्बन बनाता है ये कहना कि 4 एटम से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, sp2 का मतलब है ये 2 एटम से बॉन्ड, ये 3 एटम से बॉन्ड बना सकता है। sp3 का मतलब है कि ये बना सकता है 4 एटम से। ठीक है, 4 एटम कुछ भी सकते हैं, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, सर्च नहीं सकता है। ठीक है, एल्केन्स में ना सारे कार्बन आइटम्स जो है ना वो sp3 ही होते हैं, sp2 नहीं होता। सारे कार्बन में sp3 होता है। ठीक है, और एल्केन्स में तमाम हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में मैक्सिमम
अब ये दोनों 4 कार्बन के हैं तो दोनों को हम ब्यूटेन ही कहेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, और चलिए IUPAC नेमिंग में तो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है और इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 ही है, तो कॉमन नेमिंग के हवाले से ना इसको भी ब्यूटेन कहेंगे और इसको भी ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर चेंजिंग की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का एक इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पर तो देख चुके हैं हम पहले से, इसका ज़्यादा होता है, इसका बहुत कम होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ूँ, 5 कार्बन की चेन, एक तो सीधी है, फिर एक 5 कार्बन की चेन आपके पास ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, फिर एक और 5 कार्बन की चेन आपके पास ऐसी भी हो सकती है। ये तीनों चेन्स 5, ये तीनों जो है ना वो 5 कार्बन के हैं, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। इसके पास तो एक ब्रांच है, इसके पास 2 ब्रांचेस है, इसके बाद कोई ब्रांच नहीं है, और सब में इन सब का वेट बिल्कुल सेम है, सबका वेट बिल्कुल सेम है। इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। ये C4H10 है। ये क्या है, कार्बन 4 है, C4। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी हाइड्रोजन 10 है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितना है, कार्बन 5 ही है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीनों का वेट बिल्कुल सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये जो चीज़ होती है ना जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इस प्रॉपर्टी को ना हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, और कुछ केसेस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है ना, वो बहुत बड़े तरीके से इफेक्ट होती हैं। ठीक है, इसकी डिटेल जो है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक है हमारा इस पर। ठीक है, अभी जो है ना वो हम सिंपली एल्केन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो उनके स्ट्रक्चर की बात हो गई। ठीक है, अब एल्केन्स की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि जब ये स्ट्रेट चेन में होते हैं ना, है ना, तो ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं ना उनकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू ब्रांच एल्केन्स। ठीक है, जैसे ये जो है ना इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब स्टेबिलिटी से ना मेरी मुराद ये है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है ना, ठीक है, जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो इन्वर्स होती है स्टेबिलिटी की। रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी ना तो स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब ये है कि जो ओपन चेन एल्केन्स होते हैं ना ये रिएक्शन तेज देते हैं, क्लोज चेन एल्केन रिएक्शन स्लोली देते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे।
एल्केन्स जो है ना उनका एक और नाम होता है जो कि पैराफिन्स, ठीक है। और इन्हें पैराफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना इनर्ट होते हैं यानी अनरिएक्टिव होते हैं। किसके लिए? एसिड्स के लिए, एल्कलीज के लिए और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो है ना उससे नॉर्मल कंडीशन में होता है। अगर आप कंडीशन को एक्सट्रीम कर देना तो ये उनसे भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो रिएक्शन है काफ़ी अजीब किस्म के प्रोडक्ट्स देगा, तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। इसकी जो अनरिएक्टिविटी है ना, अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। इसकी जो अनरिएक्टिविटी है ना, वो डिपेंड करती है इसका सिग्मा बॉन्ड्स पर। एक सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? ये वो सिग्मा बॉन्ड है जो हमारे पास नॉन पोलर कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के दरमियान होता है, ठीक है। और उसकी वजह जो है ना वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बहुत टाइटली न्यूक्लियस के चिपके हुए होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली चिपके हुए होंगे तो उन्हें अलग करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो टाइटली न्यूक्लियस के साथ चिपके हुए होते हैं, और टाइटली चिपके होने की वजह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना इनको अलग करने के लिए वो वेरी हाई है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होने की वजह से ना इनका जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पाए जाते हैं ना, है ना, इसमें सिग्मा बॉन्ड में, वो जो किसी भी दूसरे कंपाउंड को दूसरे क्या कहते हैं मॉलिक्यूल को अटैक नहीं कर सकते क्योंकि चिपके हुए होते हैं न्यूक्लियस के साथ। और इसी वजह से एल्केन्स की रिएक्टिविटी जो है ना वो बहुत कम होती है। जो देखिए रिएक्टिव होने के लिए ना उसको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे वो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर सके। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से चिपका हुआ होता है, इसी वजह से वो बाहर भी नहीं जा सकता, और बाहर नहीं जा सकता तो वो रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और बाहर नहीं जा सकता इसकी वजह से उसके बॉन्ड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और स्ट्रांग बॉन्ड का मतलब है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से एल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। तमाम हाइड्रोकार्बन्स में सबसे कम रिएक्टिविटी एल्केन्स की होती है। रीजनिंग में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये बात जो है ना वो होती है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की वजह से। लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो और कंपाउंड से भी होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो NaCl है ना NaCl में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। लेकिन सिग्मा बॉन्ड होने के बावजूद NaCl की रिएक्टिविटी अच्छी होती है। NaCl बहुत रिएक्टिव होता है और अल्केन रिएक्टिव नहीं होता। तो अल्केन की अनरिएक्टिविटी का दूसरा रीज़न जो है ना वो उसका नॉन पोलर बिहेवियर है। नॉन पोलर बिहेवियर होता इसलिए चूँकि कार्बन जो है ना उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो होती है हमारे पास 2.5, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है हमारे पास 2.1।
तो जो डिफरेंस हो गया ना हमारे पास वो हो गया 0. अब 0.4 की डिफरेंस की वजह से होता ये है कि जो कार्बन एटम है ना और जो हाइड्रोजन एटम है उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इक्वली शेयर होते हैं। अगर डिफरेंस हाई होगा ना तो एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी की बात कर लें ना तो पानी में क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होने की वजह से होता ये है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसके पास जमा हो जाते हैं और इस पे लग जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन पे लग जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से होता ये है कि ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हमारे पास, ये कह रहे हैं वाटर की रिएक्टिविटी हाई हो जाती है। अब ये रिएक्टिविटी हाई इसलिए होती है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव जो है ना वो दूसरे नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली ये पार्शियल नेगेटिव जो है ना वो दूसरे पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत बढ़ जाए ना तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो परमानेंटली ना किसी और जगह एटम के बाद जमा हो जाते हैं परमानेंटली, और फिर जो चार्ज होता है ना वो पार्शियल नहीं होता, वो कंप्लीट होता है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जैसे हमारे पास NaCl में होता है कि जो Na है ना उसका एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली Cl के बाद चले जाता है, ये Cl हो जाता है परमानेंट नेगेटिव चार्ज और Na हो जाता है परमानेंट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग है ना इसकी वजह से हमारे पास जो एल्केन्स होते हैं ना वो रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान घूमता रहेगा ना तो कोई चार्ज का डिफरेंस नहीं आएगा इनमें, और इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे आपको पता होगा टेंडेंसी और शेयर पे इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पे इलेक्ट्रॉन होती है। टेंडेंसी अगर ऑलमोस्ट बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड पे जाएंगे नहीं बल्कि दोनों साइड पे जो है घूमते रहेंगे। ठीक है, चलिए एल्केन्स की बहुत बात कर ली हमने, अब हम बात कर लेते हैं साइक्लो एल्केन्स की। साइक्लो एल्केन्स और एल्केन्स में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, बस एक जो मेन डिफरेंस है ना वो यही है कि साइक्लो एल्केन्स में ना 2 हाइड्रोजन कम होते हैं एज कम्पेयर टू एल्केन्स। रीजनिंग एग्जाम्पल समझा देते हैं। ये है स्ट्रेट चेन एल्केन और ये है एक साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन मिनिमम जो है ना वो स्टार्ट होते हैं 3 कार्बन से, क्योंकि 3 कार्बन में क्लोज चेन बन सकती है, 2 में नहीं बन सकती। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसमें भी 3 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें 10 है, सॉरी 8 है, और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 6 हैं। ये डिफरेंस जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि ये दो जो कार्बन है ना ये एक हाइड्रोजन लूज करते हैं, फिर इनके बाद बनता है एक बॉन्ड और वो बॉन्ड जो है ना वो मिल जाता है तो फिर बन जाता है साइक्लो एल्केन। ठीक है, और डिफरेंट तरीके से बना कर दिखा देता हूँ मैं आपको। इसे ये हो गया मेरे पास CH2 CH3 और CH3, तो मैं ऐसे बना लूँ उसको और यहाँ मैं CH2 कर दूँ तो ये भी CH2 हो जाए। अब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बॉन्ड बच गया, वो कहाँ होगा, यहाँ पे दोनों के दरमियान होगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन निकला तो एक बॉन्ड फारिग बचा, हाइड्रोजन निकला एक बॉन्ड फारिग बचा, वो बॉन्ड जुड़ गया बन गया साइक्लो एल्केन। ठीक है, अब सिमिलरली एल्केन्स की तरह साइक्लो एल्केन्स का भी जो बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। इनमें भी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं
वो कम होती हैं। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो इनमें होती हैं ना, वो हमारे पास एक वीक डायपोल फोर्स होती है, और ये वीक डायपोल फोर्स का दूसरा नाम होता है हमारे पास लंदन फोर्स। और ये वीक होती है बहुत, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें एटम्स का या मॉलिक्यूल का डिस्टेंस इतना बढ़ जाए वो फेज चेंज कर ले। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए इनमें जो है ना वो इनको अलग करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो इनकी उनकी तरह ही होती हैं, एल्केन्स की तरह, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेना, तो एल्केन और साइक्लोएल्केन दोनों जो है ना वो रिएक्टिविटी दोनों की बहुत कम होती है। तो रिएक्टिविटी कम होने के लिए वो हमारे पास हीट और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ही रिएक्शन करते हैं, नॉन कंडक्टिंग रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, देखिए हीट और कैटलिस्ट की वजह से होता ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो वाइब्रेट करते करते न्यूक्लियस से बाहर चले जाता है। और इस बाहर जाने की वजह से होता क्या है कि हमारे पास ना एक ऐसी हालत बन जाती है कि इसमें रिएक्शन दिया जा सकता है। और इसी वजह से कैटलिस्ट क्या करता है कि वो जो है ना वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, रिएक्शन को स्टार्ट करता है, वो जो ओरिजिनल कंपाउंडर रिएक्शन कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए हीट और कैटलिस्ट की वजह से हम रिएक्शन कर सकते हैं एल्केन और साइक्लोएल्केन के। जो रिएक्शन हम कर सकते हैं ना वो सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपके पास ना कोई चीज़ बाहर निकल जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, मेनली हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो कंपाउंड चेंज हो जाता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये है इथेन। इथेन में से अगर मैं एक एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या होगा, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन ये रहा, उस पर दो बॉन्ड तो यहाँ बने हुए और एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, दूसरा कार्बन में दो बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। अब इस कार्बन से एक एक बॉन्ड खाली होगा, इस कार्बन से एक बॉन्ड खाली होगा और इस कार्बन से एक बॉन्ड खाली होगा, वो बॉन्ड आके जुड़ जाएंगे। अब ये बन गया है इथीन और इसमें हाइड्रोजन निकल गया है बाहर। दूसरा रिएक्शन जो है वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लंबा मैकेनिज्म है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए ये तो रखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।